हेलो दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का और कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन का ये सेकंड पार्ट है। हमने पहले पार्ट में देखा क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, लॉ ऑफ लैंड है कैसे, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, सबका मैंने हम लोगों ने उसका मीनिंग देखा। और इस पार्ट में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन क्या हुआ, उसका फ्रेमिंग, उसके प्रेसिडेंट कब कौन बने, उसका ये सब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो बट ये इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट है इंट्रोडक्शन का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन हुआ उसके थ्रू। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर है उसका इलेक्शन कब हुआ, जुलाई 1946 में। इसके बाद और ये जो मेंबर इलेक्टेड हुआ प्रोविंशियल असेंबलीज में, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबलीज जो हमारे स्टेट में प्रोविंशियल असेंबलीज था उसके मेंबर के जो उन्होंने वोटिंग करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर को इलेक्ट किया। इसका जो पहला सेशन था, फर्स्ट सेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हुआ वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946। और उसमें जो और उस फर्स्ट सेशन में जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और वो टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे और इसलिए उसको प्रेसिडेंट बनाया गया कि उस टाइम वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। तो टेम्पोरली उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसके बाद सेकेंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। तो इसमें यूनानिमसली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया था और इसके साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो आप उसका 2 और आप जिनको नाम याद है तो उनके 2 वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन थे आप प्लीज़ कमेंट में करके बताएं हमें। और इसके लीगल एडवाइजर थे, हम सबको पता है, BN राव। और जो फर्स्ट सेशन जो मीटिंग हुआ था 1946 में 9 दिसंबर, उसमें जो मुस्लिम ने बैकआउट किया था, और मुस्लिम ने बैकआउट क्यों किया था ये हम लोग हिस्ट्री में अच्छे से पता होगा, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा होगा अच्छे से। और इसके बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारी कमेटियाँ बनी, इसमें टोटल 22 कमेटी थी। इस 22 कमेटी में से रूल्स कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड थे, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन BR अम्बेडकर। ये ड्राफ्ट कमेटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके सारे मेंबर को आप लोग देख लीजिएगा। और यूनियन कमेटी के पंडित नेहरू थे, है चेयरमैन। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के यूनियन कमेटी पंडित नेहरू और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का सरदार पटेल। ये याद रखना है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का सरदार पटेल और स्टेट कमेटी का पंडित नेहरू के चेयरमैन थे इसके साथ। और आगे हम लोग देखेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इसके साथ कुछ प्रोविजंस था जो उसी टाइम जिस टाइम अडॉप्ट किया गया उसी के टाइम में ये फोर्स में आ गया। और वो कौन कौन से प्रोविजंस थे, तो उस 26 नवंबर 1949 जो अडॉप्ट किया गया था उसमें से कुछ आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 को ही इन्फोर्स कर दिया गया था। वो आर्टिकल 5 था, 6, 7, 8, 9, 60, आर्टिकल 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये ऑटोमेटिक उसी टाइम इन्फोर्स में हो गया था। इसके बाद हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑल्सो एक्ट एज पार्लियामेंट ऑफ द, यानी जब तक फर्स्ट इलेक्शन हमारा हुआ था, हमारे देश का फर्स्ट इलेक्शन 1951 से 1952, तो उस टाइम तक ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का तो फ्रेमिंग किया भी, और साथ में साथ ये एक पार्लियामेंट के रूप में भी वर्क किया है, ठीक है। और आगे ओरिजिनली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स था, 22 पार्ट्स था एंड 8 शेड्यूल था। और करेंटली अभी 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है ये से, और शेड्यूल्स हैं। और आप लोग आई थिंक 12 शेड्यूल्स हैं, 12, 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। और साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग साइलेंट फीचर में क्या क्या आ जाएगा, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर में क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका फीचर क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, सिस्टमेटिक अरेंज है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता है, रिटेन मतलब एक बुक के फॉर्म में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है,
फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी एक साथ है, प्रेसिडेंट एक साथ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रोविजन एक साथ है। तो ये एक सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है एंड इनेक्टेड, ये कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी है। इसके बाद पार्लियामेंट, हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हम ब्रिटेन से अडॉप्ट किए हुए हैं। Parliamentary form of government based on relation between executive legislature system of government can be classified into parliamentary form and presidential form of government। यानी और पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट जो है डिफरेंट होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ जो पार्लियामेंट्री हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होता है, हेड ऑफ स्टेट डिफरेंट होता है। लेकिन प्रेसिडेंट फॉर्म में ऐसा नहीं होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट सेम ही होता है। हेड ऑफ द और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ स्टेट जो होता है नॉमिनल होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो हेड होता है। लेजिस्लेचर प्रोवाइड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूटिव को, और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, अब आगे देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। तो आगे हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो पता है हमारा पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल अमेरिका, तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कहीं बुक्स में। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बाय फ्रेंच फिलोसोफर हेल्ड द थ्री फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, लॉ मेकिंग, law implementation and law adjudication should not be left in the hand of one. It will lead to dictatorship. In democracy, the power has no vested in different organs. एक फ्रेंच फिलोसोफर थे मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने बोला कि लॉ मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटेशन और लॉ एडजुडिक्शन इसको अगर एक ही हाथ में दे दिया जाए तो एक कंट्री में क्या है, डिक्टेटरशिप हो जाएगा। इसलिए इसको बोला गया लॉ मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटेशन, लॉ एडजुडिकेशन, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जो हमारे इंडिया के टर्म में बोला जाए तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनको अगर एक ही हैंड में दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगा। इसलिए हमारे देश में जुडिशरी का अलग वर्क है, एग्जीक्यूटिव का अलग वर्क है, लेजिस्लेचर का अलग वर्क है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यही होता है इंडिया में। और एक इंडिया में देख लें, वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट due to which complete separation of power is not possible. Although Article 50 talks about separation of judiciary from executive, doctrine of separation of power is strictly followed in presidential form of government, where all the three organs perform three different functions. तो कह रहा है कि हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो ऐसा पावर है कि यूनियन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास थोड़ा ज़्यादा पावर है। तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो लॉ बना करके वो जुडिशरी के पावर को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पावर कम है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो गवर्नमेंट जो होता है जैसे अमेरिका में, इसमें ये जो है ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है, हमारा सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसके पावर को कम कर सकते हैं। अब आए डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस मतलब होता है यानी कि डॉक्ट्रिन चेक, इसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक दूसरे को चेक करता है, ठीक है, एक दूसरे पे ध्यान रखता है कि ये लॉ बना रहा है तो क्या इम्प्लीमेंट करना अच्छा रहेगा। अगर जुडिशरी ध्यान रखता है तो इसका मतलब हुआ कि लेजिस्लेचर चेक्स एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जुडिशरी चेक्स लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव चेक्स लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस का मतलब हुआ ये, ठीक है। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस, तुम सबको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जैसे कुछ प्रोविजंस आयरलैंड से लिया गया, कुछ प्रोविजंस यूएसए से लिया गया, कुछ प्रोविजंस ब्रिटेन से लिया गया। और हमारे जो उस टाइम फ्रेमर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे जो उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सेम टू सेम उठा के नहीं ले आए। उस कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से स्टडी किया गया, फिर उसका जो इंडिया में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद, जो इंडिया को न्यू जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद, तो उस सेम टू सेम प्रोविजन को उठाया नहीं गया है, बट उससे इंस्पायर लिया गया है। तो सेम टू सेम उठा के जो बोला जाता है वो गलत है। इसके बाद
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन विद रिजिड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन विद फ्यू रिजिड प्रोविजंस। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिजिड डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ द अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिजिड डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सम प्रोविजन कैन बी अमेंडेड इन वेरी सिंपल मैनर यूजिंग सिंपल मेजोरिटी, सम प्रोविजन नीड्स स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 300। कह रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्लेक्सिबल भी, रिजिड भी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड 3 टाइप से कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विद सम स्टेट कंसेंट। तो सिंपल में कुछ प्रोविजन को हम सिंपल मेजोरिटी से अमेंड करते हैं तो क्या फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, कुछ प्रोविजंस को हम स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं तो उसको क्या रिजिड प्रोविजंस बोलेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सेंटर में गवर्नमेंट होता है, जो स्टेट में गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट होता है उसको ज़्यादा पावर दिया गया है। इसलिए पावर दिया गया उस टाइम में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारा जो कंट्री था, हमारा जो भारत देश था, उसमें बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे। वो बोला था मैं अपना स्टेट बनाऊंगा, वो बोला था हम अपना कंट्री बनाएंगे। तो इसलिए सिर्फ उस टाइम पावर दे दिया गया था कि अगर हम स्टेट को और ज़्यादा पावर देंगे या बराबर रखेंगे सेंटर के, तो हो सकता है कि आगे जाके ये स्टेट अलग हो जाए हमारे कंट्री से और देश अलग अपना कंट्री बनाने का डिमांड कर ले। तो इसीलिए फ्रेमर्स ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले फ्रेमर्स थे और जूरिस्ट थे, उस टाइम ये डिसीजन लिया कि सेंटर को ज़्यादा पावर दिया जाएगा ताकि कोई भी स्टेट अगर कुछ इस तरह अपना अलग से देश बनाने की कोशिश करे तो उस पर इमरजेंसी, जो हम जिसे स्टेट इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, उसके थ्रू उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये हमको पता चल गया। तो इसके बाद और इसको बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, पॉलिटिकल सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड फेडरल एंड यूनिटरी। इन यूनिटरी में कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन हैंड्स ऑफ द सेंटर। जैसे पूरी तरह यूनिटरी स्टेट कौन है, हमारा जो कंट्री है पूरी तरह यूनिटरी नहीं है। जरूरी है कि हमारा जो सेंटर है ज़्यादा पावरफुल है, बट कुछ ऐसे पावर है जो सेंटर के पास है, जो स्टेट के पास है, जो सेंटर के पास नहीं है, लेकिन इतना भी पावरफुल स्टेट नहीं होता है। इसलिए हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो सेंटर की तरफ, यूनियन की तरफ ज़्यादा झुकाव है, स्टेट की तरफ कम है। इसके अपोजिट यूके में जो है पूरी तरह यूनिटरी है, चाइना में हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब में क्या है प्योर, ये सब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल कंस्ट्रक्शन में जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, यूएस, ये सब क्या फेडरल कम है। सो 6 फीचर ऑफ द फेडरलिज्म्स का 6 फीचर कौन कौन होता है। एक, फेडरलिज्म्स का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि हमारा है। भले हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म ही है, लेकिन हम सब कर चुके हैं कि सेंटर को ज़्यादा पावर है, बट फेडरल ही स्ट्रक्चर है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सुप्रीमेसी आप लोग नोट कर सकते हैं 6 फीचर ऑफ फेडरलिज्म्स में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर स्टेट के बाद डिवीजन पावर भी है, बाई कैमरा लेजिस्लेचर भी है। जैसे बाई कैमरा लेजिस्लेचर हमारे पास क्या है, राज्यसभा और लोकसभा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का हम लोग, भले ही हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहने का मतलब है कि भले हम जुडिशरी को हम कंट्रोल कर सकते हैं लॉ बना के, लेकिन फिलहाल जो जिस तरह हमारा अभी चल रहा है लॉ, तो इस हिसाब से हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इसके बाद डिस्टिंक्टिव, इसके बाद तो ये था इंट्रोडक्शन सेकंड पार्ट, और इसका अगर हम थर्ड पार्ट भी आएगा, इंट्रोडक्शन का थर्ड पार्ट, उसमें हम देखेंगे और जो अलग प्रोविजंस होगा उसके बारे में जानेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।